हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। इससे पहले हम लोगों ने सीट मेटल और फोर्जिंग चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जाकर विजिट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग हीट ट्रीटमेंट चैप्टर क्लियर करेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ यहाँ पर हम बताएंगे, जो सारी बुक आप लोग अलग अलग बुक पढ़ते हो, अलग अलग राइटर की, चाहे आप प्रीतम की पढ़ते हो, चाहे निमी की पढ़ते हो या अरिहंत की पढ़ते हो, कोई भी आप बुक पढ़ते हो, सारी बुक की इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अलग अलग बुक आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके पास एक ही बुक है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख के आपका पूरा हीट ट्रीटमेंट चैप्टर से जहाँ जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, जो हीट ट्रीटमेंट चैप्टर होगा लगभग हमारे 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से, मतलब कि हम ये चाहते थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो और हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, है ना। चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर नो बकवास, सीधी यहाँ पर पढ़ाई की बातें करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, हीट ट्रीटमेंट होता क्या है, हमें ये जानना जरूरी है। तो हीट ट्रीटमेंट फ्रेंड्स हम इसलिए करते हैं, हमने आपको पहले बताया था मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब कि जो हमारी टफनेस है, ब्रिटलनेस है, ये सब क्या है हमारी, ये हमारी क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो इनको बदलने के लिए, अगर हमारी ब्रिटलनेस है तो ये क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसको अगर हमें कम करना है, हमें क्या है टफनेस बढ़ाना है या ठीक है, या फिर स्टील को हमें सॉफ्ट करना है या हार्ड करना है, तो ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। इसलिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो कैसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं, और इसे हम आसान भाषा में क्या समझेंगे कि जैसे हमारा कोई स्टील का पार्ट का टुकड़ा है या हमारा कोई ठीक है जॉब का टुकड़ा है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें ग्रेन होते हैं, क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो जो लोहे के कण होते हैं, जो ग्रेन साइज होते हैं, उनको रिफाइन करने के लिए, जब हम उनको रिफाइन करते हैं, जब उन पार्ट को हम गर्म करते हैं तो ग्रेन साइज रिफाइन होता है। तो ग्रेन साइज जब हमारे रिफाइन होते तभी हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन आता है। तो मुख्य रूप से आप यही समझिए कि हमारा जो हीट ट्रीटमेंट होता है उसके द्वारा हम जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, हीट ट्रीटमेंट का हिंदी का अर्थ है ऊष्मा उपचार, अर्थात यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें किसी धातु या मिश्र धातु को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद किसी निश्चित दर से ठंडा किया जाता है। इस क्रिया में धातु के कुछ गुणों को ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में परिवर्तित किया जाता है। जो हमने बताया कि किसी पार्ट को गर्म करके फिर उसको ठंडा करेंगे तो ग्रेन साइज में परिवर्तन आएगा। जब ग्रेन साइज में परिवर्तन आएगा तो उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी में भी बदलाव आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब हीट ट्रीटमेंट के फायदे हैं। देखिए काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, निम्न में से हीट ट्रीटमेंट का क्या उद्देश्य है या क्या उद्देश्य नहीं है। तो मेन पॉइंट याद रखिए, हीट ट्रीटमेंट का मेन उद्देश्य जो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बदलाव लाना, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन लाना या मैकेनिकल प्रॉपर्टी का गुण लाना, ये चीज़ें, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या क्या उद्देश्य है। धातु को मुलायम करने के लिए जिससे उस पर दूसरी प्रकार की मशीनिंग कार्य क्रियाएं की जा सकें, ठीक है। तो धातु को मुलायम करना मतलब कोई हमारा कोई जॉब है उसको, या कोई हमारा बहुत बड़ा पार्ट है उसको बहुत हार्ड है, उसकी हम मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने उस पार्ट को क्या करेंगे, हम उसकी मशीनिंग करने के लिए उस पार्ट को हम सॉफ्ट करेंगे, तो उसके लिए हम गर्म करेंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम उसको ठंडा करेंगे। धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो हमारा जो जॉब होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। अगर जल्दी से ठंडा कर देंगे तो फिर हार्ड हो जाएगा, ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा, है ना। तो धातु को सॉफ्ट करने के लिए जिससे उस पर दूसरी प्रकार की मशीनिंग क्रिया की जा सके जो हमने आपको बताया। कटिंग टूल्स में कठोरता का गुण लाने के लिए जिससे वे दूसरी धातुओं को काटा जा सके। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी कटिंग टूल से अगर उसमें हार्डनेस का गुण नहीं होगा तो वह दूसरी धातु को काट नहीं सकेगा। तो इसलिए कोई भी अगर हमारी स्टील सॉफ्ट है तो उसको हमें हार्ड करने की जरूरत है। उस स्टील को कैसे फिर हार्ड करेंगे, उस स्टील को हम गर्म करेंगे, या भी कोई भी हमारा कटिंग टूल अगर सॉफ्ट है, ठीक है, वो हार्ड नहीं है, वो दूसरे मेटल को काट नहीं पा रहा है, तो उसको हम हार्ड करेंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद तुरंत उसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। और जब तुरंत ठंडा करेंगे तो फिर हमारी वो मेटल, वो कटिंग टूल जो हम जिसको गर्म कर रहे थे, वो हमारा क्या होगा,
हमारा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्रिटलनेस भी आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी मेटल को बहुत जल्दी ठंडा कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, और हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटलनेस का गुण भी आ जाता है। तो फिर ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डिंग और टेम्परिंग करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, हार्ड की हुई धातु में भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। ये भी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से कि भंगुरता का विपरीत क्या है, निम्न में से भंगुरता का विपरीत गुण कौन सा है, या पूछ लीजिएगा टफनेस का विपरीत गुण कौन सा है। क्यों पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि देखिए अगर हम भंगुरता बढ़ाएंगे तो हमारा टफनेस कम होगा, ये दोनों के विपरीत होते हैं। अगर टफनेस बढ़ाएंगे तो भंगुरता कम होगा, ठीक है। याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे धातु के ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, तो मुख्य काम क्या होता है, धातु के ग्रेन साइज को रिफाइन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु पर ठंडी या गर्म दशा में कार्य करने से उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो मैकेनिकल हीट ट्रीटमेंट का एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि जो भी हमने कार्य किया है, हैमरिंग वगैरह किया, तो उस जॉब में जो अंदरूनी स्ट्रेस आ गए हैं उसको दूर करने के लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। अब क्या होता है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार, जो लोहे के ग्रेन साइज है उनके अनुसार, मतलब जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर के अलग अलग उनके कण होते हैं, तो उसके अनुसार अलग अलग हमारे स्ट्रक्चर हो जाते हैं। जैसे हमारे फेराइक स्ट्रक्चर, किसी में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी। तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं वो किनके अनुसार होते हैं, जब स्टील को हम गर्म किया जाता है, क्या होता है, स्टील की आंतरिक संरचना, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब स्टील को हमने गर्म किया उसकी आंतरिक बनावट में कुछ परिवर्तन आता है, बिल्कुल है, जिसमें स्टील के गुणों में कुछ परिवर्तन आ जाता है, जो हमने बताया। स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते समय प्रायः निम्नलिखित स्ट्रक्चर आते हैं। जब हम स्टील को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कि अगर किसी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा है, या यह समझ लीजिए अगर हम किसी स्टील को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर दिया है, तो उस स्टील में कौन सा स्ट्रक्चर होगा, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होगा, या फिर कार्बन की प्रतिशत मात्रा अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, वो हम सारा कुछ यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, जो स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया कि इस वीडियो में हम सारी बुक का यहाँ पे सारी बुक में जो भी पॉइंट होते हैं अलग अलग बुक में, वो सारे पॉइंट एक ही वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, तो आपको एक ही वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर फेराइट के बारे में जानते हैं। फेराइट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, फेराइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट, ये 4 ऑप्शन दे देगा, और आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए सबसे शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर कौन है, शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर कौन है, तो हमारा कौन सा होता है, फेराइट होता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछता है आपसे कि बताइए फेराइट में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए, फेराइट में कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.008% से 0.025% होती है। फिर से सुन लीजिए, 0.008% से 0.025% होती है। ये कार्बन की प्रतिशत मात्रा किसमें होती है, फेराइट में होती है। तो सभी स्ट्रक्चर की कार्बन प्रतिशत मात्रा याद रखना है, वो हम आगे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर किसी स्ट्रक्चर में कार्बन प्रतिशत मात्रा कम है तो उसमें वो क्या होगा, हमारा शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर होगा, जैसे हमारा राट आयरन होता है, ठीक है। अगर उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत कम होगी तो फिर उसमें क्या होगा, चुंबकीयता का गुण अधिक होगा, क्योंकि उसमें हमारा फेरस अधिक होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यह स्ट्रक्चर नर्म और डक्टाइल होता है। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर कार्बन प्रतिशत मात्रा कम है तो वह पार्ट या वह जॉब हमारा क्या होगा, वह हमारा स्ट्रक्चर या कुछ भी कहें वो हमारा क्या होगा, नर्म और डक्टाइल होगा। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सीमेंटाइट के बारे में। सीमेंटाइट क्या होता है, सीमेंटाइट में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, नोट कर लीजिए। सीमेंटाइट में अगर आपसे पूछा जाए सीमेंटाइट स्ट्रक्चर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 0.8% से अधिक हमारी सीमेंटाइट में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। नोट कर लीजिए, सीमेंटाइट में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0.8% से अधिक कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। सीमेंटाइट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
यह फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आपसे क्या पूछता है एग्जाम में कि केमिकल रिएक्शन पूछता है। ये सिंपल से ये पूछ लेता है कि लोहे के कार्बन के रासायनिक मिश्रण को लोहे के कार्बन के रासायनिक मिश्रण से या किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है या कौन सा होता है। तो लोहे का कार्बन का रासायनिक मिश्रण कौन सा होता है, हमारा सीमेंटाइट होता है। ठीक है, इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.8% से अधिक होती है। अगर अब जैसा कि हमने बताया, अगर कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होगा तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, वो हमारा नर्म होगा। अगर अब इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक है, 0.8% से अधिक है, कहाँ तक है, 2% तक होती है। ये भी याद रखिए, 0.8% से कहाँ तक, 2% तक इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। अब अगर कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक है तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा हार्ड और ब्रिटेल होगा। क्लियर हो गया ना, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए अब हम पीएलआईट के बारे में जानते हैं। पीएलआईट क्या है, पीएलआईट के बारे में जानते हैं। देखिए फेराइट, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर देखिए जो भी हम पॉइंट बताते जाएंगे पहले जिसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में पूछने, वो पॉइंट हम पहले आपको बताएंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पीएलआईट में हमारा फेराइट और सीमेंटाइट कितने % पाया जाता है। देखिए जो एक्यूरेट है वही हम आपको बताएंगे, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल जाएगा। पीएलआईट में हमारा जो फेराइट होता है वो 88% होता है। ठीक है, और सीमेंटाइट हमारा 12% होता है। अगर वो ऑप्शन में आपको नहीं दिखेगा तो फिर आपको 87-13 भी दिख जाएगा, वो भी आप लगा दीजिए। मतलब एक ही ऑप्शन में दिखेगा, या तो 87-13 या फिर 88-12। ठीक है, तो पीएलआईट में अगर कार्बन प्रतिशत मात्रा जाने तो पीएलआईट में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। पीएलआईट में हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी 0.8% से कम कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, याद रखिएगा पीएलआईट में हमारी कम कार्बन होती है। ठीक है, 0.8% से कम। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सारे स्ट्रक्चर के नाम दे देता है एग्जाम में, और आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो वो हमारा पीएलआईट स्ट्रक्चर होता है। यह स्ट्रक्चर जो हमारा, मतलब ये हमारा हार्ड नहीं होता है, ना ही हमारा ब्रिटल होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक नहीं होती है, हमारी 0.8% से कम कार्बन प्रतिशत मात्रा होती है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए 0.8% भी इसको यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीएलआईट में कार्बन प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आपको ना दे कि इतना ही दे दे 0.8%, 0.10%, है ना। तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, 0.1 तो ज़्यादा कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको दे सकता है। तो क्लियर, आपको यही याद रखना है, 0.8% से कम कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी पीएलआईट में होती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये जो चीज़ें हमने पॉइंट जो बताई वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यह स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है, ये आपको याद रखना है, सारे पॉइंट याद रखने हैं। अब ऑस्टेनाइट के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है, ऑस्टेनाइट क्या होता है। देखिए होता क्या है, जब स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, कोई हमारी स्टील है उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कितना होता है, लगभग 800 डिग्री होता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 723 होता है, 723 होता है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो जब हम स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में गर्म करते हैं तो स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरह आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। पूरी तरह आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, इसका मतलब क्या है, जो उसके ग्रेन साइज है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल रिफाइन हो चुके हैं। अब वो परिवर्तन हो चुका, जो पहले स्ट्रक्चर था, मान लो कोई हमारा स्टील है उसके अंदर हमारा हार्ड स्ट्रक्चर था, जो अंदरूनी जो ग्रेन साइज थे बहुत ही बड़े बड़े थे, वो क्या हो गए, छोटे छोटे। मतलब कि अब उसमें हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हमें हार्ड बनाना है तो हार्ड बना सकते हैं, उसको ठंडा करके, जो जिस प्रकार का भी हमें उस जॉब में गुण लाना है वो हम ला सकते हैं। तो क्योंकि जब देखिए किसी भी स्टील में अगर हमें परिवर्तन लाना है तो उस स्टील में जब तक हम उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म नहीं करेंगे तब तक उसमें हम परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो वो भी अलग अलग होता है, फोर्जिंग टेम्परेचर के अनुसार हमने आपको पढ़ाया था। तो जो स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरह आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है वह ऑस्टेनाइट कहलाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वह कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में गर्म करने के बाद उसमें पूरी तरह आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। तो कोई स्टील है, ठीक है, कोई स्टील है, उसको हमने गर्म किया अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में, तो जब हम गर्म कर देते हैं तो उसमें उसके स्ट्रक्चर पूरी तरह आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। तो उस समय कौन सा स्ट्रक्चर उसमें आ जाता है, उस समय हमारा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, यह स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। हाँ, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ऑस्टेनाइट
स्ट्रक्चर जो होता है हमारा हार्ड होता है लेकिन भंगुर नहीं होता, क्योंकि किसी भी मेटल को अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें ब्रिटलनेस नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी मेटल है अगर हमने उसको गर्म किया है तो उस समय हमारा क्या होगा, वह मेटल हमारा हार्ड होगा लेकिन ब्रिटलनेस नहीं होगा। ठीक है, ब्रिटलनेस कब होगा, जब हम उसे ठंडा करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखिए ऑस्टेनाइट के बारे में। ठीक है, जो पॉइंट हमने बताए हैं, और ये भी याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस स्ट्रक्चर में हमारी स्टील नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। तो जब हम ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेते हैं तब हमारी जो पार्ट है, जो हमारा जॉब है या स्टील है, वो हमारी नॉन मैग्नेटिक हो जाती, मतलब उसमें चुंबक का प्रभाव नहीं होता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल हमारा वहाँ पे घुल चुके होते हैं, जो कार्बन होते हैं बिल्कुल घुल जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आंतरिक परिवर्तन बिल्कुल हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे स्टील जो हमारी नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं मार्टेनसाइट के बारे में। अगर हमने जो हमारा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर था जिसको हमने खूब गर्म कर दिया था, गर्म करने के बाद जब हमने जो स्ट्रक्चर पाया था जब उसको हम ठंडा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि कोई हमने स्टील का पार्ट का टुकड़ा लिया और उसको हमने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गर्म किया। जब हमने गर्म किया तो उसके स्ट्रक्चर में पूरी तरह आंतरिक परिवर्तन हो गया। जब उसी स्टील को हम तुरंत ठंडा कर देते हैं तो हमारा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। तो यही इसमें हमें पढ़ने को मिलता है। यदि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए तो स्टील में जो स्ट्रक्चर बनता है वो मार्टेनसाइट कहलाता है। यह स्ट्रक्चर हमारा बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। क्यों हमारा ब्रिटल होता है, क्योंकि हमने बताया कि इसमें हम स्टील जो हमने गर्म किया उसको हम क्या कर रहे हैं, ठंडा करें, और जब हम तुरंत ठंडा करेंगे तो वो है स्टील हमारी ब्रिटल भी हो जाएगी और हार्ड भी हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखिए सारे पॉइंट जो हमने बताए हैं। अब हम बात करते हैं टोरोसाइट स्ट्रक्चर की। टोरोसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को देखिए, जो भी हमारी मार्टेनसाइट जो भी हमने प्राप्त किया, क्या हमने प्राप्त किया, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो हमने प्राप्त किया। अब मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को हम क्या करेंगे, ये उसको हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम तापमान दोबारा गर्म करके फिर हम ठंडा करेंगे तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है टोरोसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो कोई भी हमारा पार्ट है उसमें हमने मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, स्टील को तुरंत ठंडा करके, और तुरंत हमने ठंडा किया, फिर उस स्टील को हमने जो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 डिग्री टेम्परेचर से कम तापमान पर हमने उस स्टील को जो हमने गर्म किया, और मतलब दोबारा हमने गर्म किया, दोबारा गर्म करके फिर हम ठंडा करेंगे तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, टोरोसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर वाली स्टील को मशीनिंग वगैरह नहीं किया जा सकता। मशीनिंग क्यों नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर था वो बहुत ही हमारा हार्ड था और ब्रिटल था, लेकिन हमने उसको दोबारा जब ठंडा किया और दोबारा हमने गर्म किया और फिर ठंडा किया तो कुछ ना कुछ उसमें हमारी ब्रिटलनेस और हार्डनेस रहती है, ब्रिटलनेस रहती है। इस वजह से हम उसकी मशीनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंपन सहने की शक्ति होती है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कंपन सहने की शक्ति होती है, वो हमारा होता है टोरोसाइट स्ट्रक्चर। टोरोसाइट स्ट्रक्चर याद रखिए, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग आप अक्सर भूल जाते हैं, वो सारे पॉइंट यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे सार्बाइट स्ट्रक्चर। इसके बारे में भी याद रखिएगा, सार्बाइट स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी हमारा स्टील है, कोई भी हमारी स्टील है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म कर दिया प्रॉपर, और गर्म करने के बाद अगर हम उसको ठंडा कर रहे हैं और उस ठंडा होने की दर है अगर हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि वो स्टील जो हमने गर्म किया वो जल्दी से ठंडा ना हो, आराम से ठंडा हो, तो इसको मतलब क्या है कि हमने ठंडा होने की दर को क्या है, कंट्रोल किया है। और अगर हम किसी स्टील को गर्म करने के बाद उसकी जब हम ठंडा कर रहे हैं, अगर हमने ठंडा करने की दर को कंट्रोल कर लिया है तो मतलब उस टाइम जो स्टील प्राप्त होगी वो उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सार्बाइट स्ट्रक्चर होगा। काफ़ी बार हमने रिपीट भी किया, फिर से समझिएगा, इसको हम पढ़ भी लेते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर कब प्राप्त होता है, जब हम कोई स्टील है जो हमने गर्म किया है उसको हम ठंडा करेंगे तो ठंडा होने की दर को कंट्रोल करके जो प्राप्त करेंगे तो वो हमारी क्या प्राप्त होगी, सार्बाइट स्ट्रक्चर उसमें हमारा प्राप्त होगा। इस स्ट्रक्चर में पियरलाइट अधिक होता है, सीमेंटाइट कम होता है। तो ये समझ सकते हैं कि हमारा सार्बाइट स्ट्रक्चर में जो हमारा मिश्रण होता है वो पियरलाइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है, जिसमें हमारा पियरलाइट अधिक होता है, सीमेंटाइट कम होता है। यह स्ट्रक्चर प्रायः
टेम्पर्ड स्टील में पाया जाता है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है कि निम्न में से, ये सारे स्ट्रक्चर आपको ऑप्शन में दे देगा, निम्न में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या पूछा जाता है कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर जिसमें हमारा टेम्पर्ड स्टील का गुण पाया जाता है या टेम्पर पाया जाता है। जैसे देखिए हम लोग टेम्परिंग वगैरह करते हैं ना, हार्डिंग टेम्परिंग, तो क्या हो जाता है कि अगर हमें कोई स्टील है, हमने कोई पार्ट है, उसको उसमें हमने टेम्परिंग कर दिया है, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं कि चीजल की जो कटिंग एज होती है उसमें लगभग 30 से 35 mm तक उसके कटिंग एज को हार्डो टेम्पर करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो हमने हार्डो टेम्पर किया है उस चीजल की कटिंग एज को, उसमें या टेम्परिंग करते समय कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें हमारा सार्वाइट स्ट्रक्चर होगा। तो कुल मिला के हमारा समझाने का मतलब ये होता है कि सार्वाइट स्ट्रक्चर को ये याद रखना है कि हमारा होता क्या है। अक्सर यही लोग भूल जाते हैं होता क्या है। तो सार्वाइट स्ट्रक्चर यही होता है कि कोई स्टील है उसके ठंडा होने की दर को कंट्रोल करना ही हमारा सार्वाइट स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें हमारा टेम्पर्ड स्टील पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए। हीट ट्रीटमेंट के बारे में जो भी स्ट्रक्चर है ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लेन कार्बन स्टील के अनुसार हमारी जो स्टील होती है 3 प्रकार की, हाइपो यूटिक्टाइड, यूटिक्टाइड स्टील और हाइपर यूटिक्टाइड, हाइपो यूटिक्टाइड एंड हाइपर। ये जो पॉइंट है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, भूल भी जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर आपको याद हो जाएगा एक ही बार एक ही वीडियो में, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी क्लास रेगुलर चल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।